द ग्रेट वॉल एक रोमांचक फिल्म है जो चीनी दीवार के इतिहास को अद्भुत रूप से बयां करती है। फिल्म के दृश्य, किरदार और ग्राफिक्स दर्शकों को आकर्षित करते हैं और ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कहानी को विश्व के सामने लेकर आती है। फिल्म के शुरुआत में हमें द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि द ग्रेट वॉल को बनाने में लगभग 1700 साल का समय लगा था और इसकी लंबाई कुछ 8800 किलोमीटर के आसपास थी। इसको बनाने का मकसद हमेशा से बाहरी आक्रमण से बचना था, लेकिन कुछ चाइनीज टेल्स का ये भी मानना है कि इन दीवारों को दरअसल ऐसे रहस्यमय खतरों से बचने के लिए बनाया गया था जिसका जिक्र चाइनीज हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। अब वो खतरे क्या थे, क्या वो प्राकृतिक थे, आइए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों के ग्रुप को देखते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग किसी चीज की तलाश में हैं, जिसकी तलाश करते हुए इनको काफी दिन बीत चुके हैं। ये लोग एंशिएंट चाइना में ट्रैवल कर रहे हैं ब्लैक पाउडर को ढूंढने के लिए, जहाँ पर इनका सामना कभी बैंडिट्स और कभी क्रूअल वेदर से होता है। कुछ लोग तो इन चीजों को सरवाइव कर गए, लेकिन कुछ इसको सरवाइव नहीं कर पाए और उन्हीं सर्वाइवर्स में से विलियम और टेवर हैं, जिनके ग्रुप के पीछे कुछ बैंडिट्स पड़े हुए हैं। अब उन्हीं बैंडिट से बचते हुए ये लोग एक गुफा में छुप जाते हैं। विलियम और टेवर आपस में बात करते हैं कि हमें बहुत दिन हो गए हैं उस मिथिकल पाउडर को ढूंढते हुए और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद ये सब बस कहानी और किस्सों तक सीमित है, मतलब हमारी कोशिश बेकार है। लेकिन विलियम टेवर को बताता है कि मुझको अभी भी उम्मीद है कि हम उस पाउडर के बहुत करीब हैं। अच्छा, वहीं पर इनका एक साथी भी मौजूद होता है जो काफी दिनों से घायल है और काफी दिनों से घायल होने की वजह से उसके घाव अब सड़ना शुरू हो गए हैं और उसको साथ में लेकर जाना खतरे से खाली नहीं है। बाकी के सभी लोगों की सलाह यही है कि उसको अब यही मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन विलियम ऐसा नहीं करना चाहता था। ये सब लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक अनजान साया इनके उसी साथी को अपने साथ खींच कर ले जाता है। इन सबको कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो कौन था। ये लोग संभलते हैं, लेकिन फिर भी वही अनजान साया इनके एक और साथी को अपने साथ ले जाता है। विलियम और टेवर दोनों अटैकिंग फॉर्मेशन में आ जाते हैं, जिनको देखकर महसूस होता है कि ये दोनों काफी बेहतरीन योद्धा हैं, जिसका प्रमाण अगले सीन में मिल जाता है, जिसमें विलियम उस अजीब से क्रिएचर के हाथ को काटकर उसको मार देता है। अब ये अजीब सा क्रिएचर क्या है और कहां से आया है, ये मैं आपको फिल्म में आगे बताऊंगा। जिसके बाद अब विलियम और टेवर अपने आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, जहां एक बार फिर से इनके पीछे कुछ बैंडिट्स पड़ जाते हैं और इस बार उनसे बचते हुए ये लोग ग्रेट वॉल तक पहुंच जाते हैं, जहाँ की आर्मी इनको घेर लेती है, जिनसे बचने के लिए ये लोग भी सरेंडर कर देते हैं। ये एक मैसिव आर्मी है जिसका नाम नेमलेस ऑर्डर है, जो चाइना की एलीट मिलिट्री यूनिट के साथ इस वॉल के एक सेक्शन की हिफाजत करती है। अब ये हिफाजत किससे कर रही है ये आपको आगे पता चल जाएगा। विलियम और टेवर को कमांडर लिन अपने जनरल शाओ के पास लेकर आती है, जहाँ पर स्ट्रेटेजिस्ट वोंग इनसे कुछ सवालात करते हैं। दरअसल विलियम और टेवर के सामान में उस क्रिएचर का हाथ होता है जिसे विलियम ने मार दिया था। कमांडर लिन, जो इनकी भाषा जानती थी, इनसे पूछती है कि तुम्हारे पास वो हाथ कहां से आया और उस क्रिएचर को किसने मारा, जिस पर विलियम बताता है कि उस क्रिएचर को मैंने मारा है। विलियम की इस बात को सुनकर कोई भी उस पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उन क्रिएचर्स को मारना किसी भी अकेले इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी विलियम उनको यही बोलता रहता है कि नहीं, उस क्रिएचर को मैंने अकेले ही मार दिया था, जो यहाँ से 2 दिनों की दूरी पर है। अब इस बात को सुनकर जनरल शाओ कमांडर लिन को बताते हैं कि अब हमको तैयारी जल्द ही शुरू करनी होगी, क्योंकि हो सकता है कि जो हमला 9 दिनों के अंदर होने वाला है वो जल्द ही हो जाए। जनरल शाओ इस बात को जानकर काफी परेशान थे, लेकिन अभी भी इनमें से किसी को ये यकीन नहीं हो रहा था कि विलियम ने अकेले उस क्रिएचर को बिना किसी सहायता के उस गुफा में मार दिया था। जनरल शाओ लिन से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इनको पता चलता है कि जिस जंग के लिए ये लोग बरसों से तैयारी कर रहे थे, वो जंग इनके दरवाजे के बाहर दस्तक देने आ गई है। वो क्रिएचर जिसको विलियम ने मारा था वो ताओतेई सेना से था। ये नेमलेस ऑर्डर और ये चाइनीज एलीट आर्मी उन 20 लाख लोगों की हिफाजत कर रही थी जो इस दीवार के पीछे थे। ये आर्मी इन ताओतेई क्रिएचर्स को उस दीवार के पार जाने से रोकती है। ये हैवान क्रिएचर इंसानों को याद दिलाते हैं कि इंसानों की इस मतलब से भरी दुनिया में और भी खूंखार दरिंदे मौजूद हैं। इन ताओतेई क्रिएचर्स की एक रानी है जो हर एक क्रिएचर से अपने हाइव माइंड के जरिए कनेक्टेड है, यानी वो कहीं से भी इनको कंट्रोल कर सकती है। ये ताओतेई क्रिएचर्स समय के साथ खुद को इवॉल्व कर रहे हैं, मतलब अब ये क्रिएचर्स सिर्फ जानवर नहीं है
बल्कि अब ये समझदार हो रहे हैं। विलियम और टेवर अभी भी नहीं जानते थे कि आखिर इस पावरफुल आर्मी की लड़ाई किससे है, लेकिन थोड़ी ही देर में इनको समझ आ जाता है कि आखिर वो चीज जिसको इन्होंने मारा था वो क्या है। इन ताओते क्रीचर्स की विशाल सेना देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि अब इनका यहाँ पर बचना नामुमकिन है। शुरुआत में तो ये लोग ताओते की सेना को दीवार से दूर रखने के लिए आग के गोलों से उन पर हमला करते हैं, जिसके बाद कुछ तीरंदाज इनकी आंखों को निशाना बनाकर उनको मारने लगते हैं, क्योंकि ताओते को मारने का ये इकलौता तरीका होता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ताओते दीवार तक पहुंच जाते हैं। वो क्रिएचर्स कमांडर लिन की आर्मी के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये क्रिएचर्स अब ग्रेट वॉल को क्लाइंब करके ऊपर आना शुरू हो गए हैं। विलियम और ट्रेवर दोनों के हाथ बंधे हुए हैं, और अगर जल्द ही इनको खोला नहीं गया तो ये क्रिएचर्स इनको भी बाकी दूसरों की तरह बेरहमी से मार देंगे। अब इसी बीच हम ताओते सेना की रानी को भी देखते हैं, जिसको कुछ बड़े क्रिएचर्स प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ताकि वो इन्हें कमांड कर सके। कुछ ताओते क्रिएचर्स वॉल को क्लाइंब करने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर विलियम और ट्रेवर को पास ही में खड़ा बेलर्ड नाम का एक आदमी खोल देता है, और ये दोनों खुलते ही अपना कमाल दिखाना चालू कर देते हैं। विलियम और ट्रेवर एक एक करके इन ताओते क्रिएचर्स को मारना चालू कर देते हैं, जिन्हें देखकर कमांडर लिन और जनरल शाओ बहुत हैरान होते हैं। लेकिन फिर भी इन क्रिएचर्स की संख्या बहुत ज्यादा है और इन्हें ऐसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराना इम्पॉसिबल है। ये सब उन क्रिएचर्स से लड़ रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से ये सभी क्रिएचर्स पीछे हटना शुरू हो गए हैं। इनकी रानी ने इन्हें पीछे हटने के संकेत दिए हैं, जो हो सकता है कि शायद और बड़ी वॉर की शुरुआत हो। लेकिन फिलहाल के लिए तो इन सबको थोड़ा संभलने का मौका मिल गया है। जनरल शाओ अब ये बात समझ चुके थे कि ताओते काफी ज्यादा विकसित हो गए हैं, और उनके अनुसार पिछले 60 सालों में ये सबसे पावरफुल ताओते थे। जिसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि विलियम और टेवर की बहादुरी को देखकर ये लोग इनसे काफी ज्यादा प्रभावित हो गए हैं, स्पेशली कमांडर लिन। ये लोग उन्हें उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित करते हैं, और यहाँ तक कि उनके युद्ध कौशलता का एक नमूना भी पेश करने के लिए कहते हैं। विलियम एक जबरदस्त तीरंदाज था, जिसके कौशल को देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि वो एक योद्धा है। अब उसी रात हम देखते हैं कि बेलर्ड, जिसने इनकी जान बचाई थी, वो इनके यहाँ आने का कारण पूछता है। बेलर्ड समझ जाता है कि ये लोग यहाँ पर ब्लैक पाउडर को ढूंढते हुए आए हैं, जिसके बाद वो इन्हें पहली बार ब्लैक पाउडर दिखाता है। ब्लैक पाउडर कोई मैजिकल पाउडर नहीं है, बल्कि वो तो बारूद है, जिससे हथियार बनाए जा सकते हैं। बेलर्ड, जो खुद यहाँ पर एक कैदी है, यहाँ से निकलने का एक प्लान बनाता है। वो बोलता है कि हम यहाँ से ब्लैक पाउडर चुराएंगे, और जब ये लोग ताओते सेना से लड़ने में व्यस्त होंगे तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। उधर दूसरी ओर स्ट्रेटेजिस्ट वैंग ये पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं कि आखिर विलियम ने उन क्रिएचर्स को इतनी आसानी से कैसे मार दिया। दरअसल विलियम के पास एक मैग्नेट होती है, जो इन क्रिएचर्स की कमजोरी है, जो इनको इनकी रानी से डिस्कनेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से ये क्रिएचर्स बिल्कुल शांत हो जाते हैं। उसी रात कमांडर लिन और जनरल शाओ को ये पता चलता है कि एक क्रिएचर चुपचाप दीवार पर आ गया है, जिसको रोकते हुए जनरल शाओ शहीद हो जाते हैं। वो मरते हुए कमांडर लिन को अगला जनरल बना चाहते हैं। वो कमांडर लिन को नेमलेस ऑर्डर की कमान सौंप जाते हैं। उधर जनरल शाओ की मौत की खबर मिलने की वजह से राजधानी से एक ऑफिसर, जिसका नाम शेन है, इनके पास युद्ध के 900 साल पुराने दस्तावेज लेकर आता है, जिससे इनको ये पता चलता है कि चुंबक से ताओते बहरे हो जाते हैं। लेकिन कमांडर लिन इस बात की पुष्टि करने के लिए बोलती है। इसीलिए विलियम उनको एक सलाह देता है कि हम एक ताओते को पकड़कर इस चीज की पुष्टि कर सकते हैं। विलियम की इतनी इन्वॉल्वमेंट को देखकर टेवर और बेलर्ड उससे नाराज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमको युद्ध के समय यहाँ से भागना है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जनरल लिन अपनी आर्मी की मदद से एक ताओते को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। शुरुआत में तो विलियम उनकी मदद नहीं करता, क्योंकि वो यहाँ से भागना चाहता है। लेकिन जनरल लिन और उनकी बेबस आर्मी को देखकर वो यहीं रुकने का फैसला करता है, जिसके बाद लिन, विलियम और टेवर मिलकर एक ताओते को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके ऊपर ये टेस्ट करते हैं, और सच में वो ताओते मैग्नेट यानी कि चुंबक से शांत हो जाता है। जिसके बाद शेन उस इकलौते ताओते को लेकर कैपिटल सिटी की तरफ चला जाता है, जहाँ नेक्स्ट डे वोंग जनरल लिन को वॉल के नीचे एक सुरंग दिखाता है, जिसका मतलब ये है कि ताओते इनकी उम्मीद से काफी ज्यादा विकसित हो गए हैं, जिन्होंने वो सारे हमले इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किए थे, ताकि वो इस सुरंग को बना सके। और अब ताओते कैपिटल सिटी यानी कि राजधानी से बस 2 दिनों की दूरी पर थे, यानी कि नेमलेस ऑर्डर इस जंग को हार गई थी। उधर टेवर और बेलर्ड ब्लैक पाउडर को चुराकर भागने की फिराक में होते हैं, जिन्हें विलियम देख लेता है
और रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेलर्ड चालाकी से उसको घायल करके टेवर के साथ वहां से भाग जाता है। और जब ये बात जनरल लिन को पता चलती है तो वो इन सब चीजों का जिम्मेदार विलियम को ठहराती है। वो उसको मारने वाली होती है कि तभी लिन के पास वो सैनिक आ जाता है जिसकी जान विलियम ने बचाई थी, जो लिन को बोलता है कि विलियम बेगुनाह है, लेकिन फिर भी लिन विलियम को कैद करने के आदेश दे देती है। जनरल लिन अब एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी, इसलिए वो राजधानी जाकर ताओते से लड़ने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन ये सब राजधानी से काफी पीछे थे, इसीलिए ये हवा का सहारा लेते हुए एयर बलून्स की मदद से राजधानी पहुंचने का प्लान बनाते हैं। उधर विलियम को जनरल लिन आजाद कर देती है। वो बोलती है कि हम जंग हार गए हैं, तुम आजाद हो, जाओ बाहरी दुनिया को ताओते के आने वाले खतरों से आगाह करो। लेकिन विलियम भागने के बजाय इनका साथ देने का फैसला करता है। उधर टेवर को रास्ते में बेलर्ड धोखा दे देता है। वो सारे ब्लैक पाउडर को चुराकर भाग जाता है, लेकिन बैंडिट्स का एक ग्रुप उसको थोड़ी दूरी पर पकड़ लेता है। जबकि उधर राजधानी में शेन राजा के सामने उस ताओते को चुंबक से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो चुंबक को दूर लेकर जाता है वो ताओते एग्रेसिव हो जाता है, जो शेन को एक जोरदार टक्कर मार देता है। और अब इससे पहले शेन उसको कंट्रोल कर पाता, वो ताओते रानी को सिग्नल भेजकर उसको राजधानी की तरफ बुला लेता है। जिसके नेक्स्ट सीन में जब जनरल लिन राजधानी पहुंचती है तो वो देखती है कि ताओते ने राजधानी में तबाही मचा दी है। उधर विलियम भी जनरल लिन के पीछे पीछे राजधानी में पहुंच जाता है। ये लोग ताओते से लड़ने की रणनीति बनाना शुरू करते हैं, जहां वैंग इनको बताता है कि अगर हम इनकी रानी को मारने में कामयाब हो गए तो हम ताओते को रोक सकते हैं, क्योंकि बिना सिग्नल के ये सारे क्रिएचर्स बेकार हैं। अब वो रानी को मारने का प्लान बनाते हैं। ये लोग उस पकड़े हुए ताओते के ऊपर ब्लैक पाउडर से बने बॉम्ब को बांध देते हैं, जिससे जब ये ताओते रानी को खाना देने जाएगा तो ये लोग उसको धमाके वाले तीर से मारकर इनको रोक सकेंगे। इनका प्लान बिल्कुल सिंपल होता है। वो ताओते रानी के पास जाकर उसको खाना देने लगता है, लेकिन जैसे ही विलियम उसके ऊपर तीर चलाता है, रानी के गार्ड क्रिएचर उसको बचा लेते हैं। यानी रानी तक पहुंचना अभी इनके लिए बहुत मुश्किल था। उधर रानी भी विलियम को देख लेती है, जिसके बाद वो सारे क्रिएचर्स को ऑर्डर देकर उन्हें उसी टावर में भेज देती है जहां पर विलियम और लिन होते हैं। विलियम के पास ये आखिरी मौका होता है, इसीलिए अब वो उस चुंबक का सहारा लेते हुए एक बार फिर से तीर चलाता है, और इस बार वो तीर सीधा जाकर उस ताओते को लगता है, जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें ताओते की रानी मारी जाती है, जिसके मरते ही सारे ताओते फ्रीज हो जाते हैं। विलियम और लिन ने सबको बचा लिया था, जिसके बाद आखिरी में हमको दिखाया जाता है कि विलियम टेवर के पास जाता है, जिसे यहाँ की एलीट आर्मी ने पकड़ लिया था। टेवर विलियम से माफी मांगता है। जनरल लिन विलियम को एक आखिरी अलविदा कहने आती है, जिसके बाद विलियम और टेवर अपने अधूरे सफर के लिए निकल जाते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। द ग्रेट वॉल सन 2016 में आई एक एक्शन फैंटेसी मूवी थी, जो चाइना के अनटोल्ड हिस्ट्री को बयां करती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल तो आज की कहानी में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।